देवभूमि उत्तराखंड में देवताओं के भजन और जागर तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी भारत सुनी है? वो भारत जिसमें बिल्ली और मुर्गी के झगड़े की वजह से महाभारत का युद्ध हो जाता है। इस भारत में आपको श्री कृष्ण और भगवान शिव से भी जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं। ऐसी कहानियां जो आपने कभी पुराणों या फिर वेदों में नहीं पढ़ी होंगी। ये भारत सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, देश के कई कोनों में भी ये भारत गाई जाती है। आप छत्तीसगढ़ चले जाएं, राजस्थान होकर आए या फिर गुजरात के भील जाति के बीच पहुंचे, आपको कुमाऊं की इस भारत की झलक यहाँ भी देखने को मिलती है। अब ये भारत आखिर है क्या? इस भारत गायन में क्या शामिल होता है? कुमाऊं के साथ नेपाल में भी भारत गाई जाती है। अब इन दोनों जगहों में गाई जाने वाली भारत में आखिर फर्क क्या है? तेर पहाड़ म्यार पहाड़ के इस एपिसोड में आज हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित गाथा भारत गायन, वो गायन जो अब लगभग विलुप्ति की कगार में खड़ा हो चुका है। उत्तराखंड में भारत गायन की विधा कुमाऊं में ज्यादा प्रचलित है। हालांकि इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी भारत गायन होता है। हालांकि इन राज्यों में इसका नाम और इसके गाने का तरीका कुमाऊं से काफी ज्यादा अलग है। जो चीज इन्हें एक करती है वो है इसके गायन का विषय, और ये विषय है महाभारत। अब ये अलग अलग राज्यों का गायन कैसे एक हो जाता है उस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि नेपाल में भी भारत गायन होता है। हालांकि ये भारत में गाए जाने वाले भारत से थोड़ा अलग होता है। नेपाल में भी भारत गायन को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कुमाऊं में भारत गायन आखिर होता क्या है। वैसे भारत गायन का कोई वीडियो हमें ऑनलाइन तो नहीं मिला, तो हम इसको आपको सुना तो नहीं सकते, लेकिन इसके बारे में बता जरूर सकते हैं। कुमाऊं में जागरों के साथ साथ भारत गायन किया जाता है। जब आप भारत गाने की शैली को देखते हैं तो इसमें जागरों से काफी ज्यादा फर्क नजर आता है। हालांकि जहां जागर देवी देवताओं को जागृत करने के लिए लगाए जाते हैं, वहीं भारत आमतौर से महाभारत के अलग अलग किरदारों पर आधारित होता है। यानी कि भारत गायन का मतलब महाभारत गायन से होता है। हालांकि त्रिलोचन पांडे अपनी किताब कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि में इसका एक और पक्ष रखते हैं। वे लिखते हैं कि भारत स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि जब भी कोई जागर या फिर दूसरे अनुष्ठान होते हैं तब लगाए जाते हैं। इसमें अभिमन्यु वध, भीम को विष देना, शिशुपाल प्रसंग, दुर्योधन भीम के बीच का टकराव, कुंती का स्थान, अर्जुन वसुंधरा और भीम हिडिंबा का प्रेम प्रसंग शामिल है। त्रिलोचन पांडे बताते हैं कि भारत गायन दरअसल पौराणिक गाथाओं को दिया जाने वाला एक नाम है। वो लिखते हैं कि बाज़गी यानी कि गायक भले ही आम बोलचाल में इसे महाभारत या फिर भारत कहता है, लेकिन ये सिर्फ महाभारत तक सीमित ना होकर राम, शिव और 24 अवतारों के बारे में होता है। भारत गायन में गायक अपनी कल्पना का भरपूर प्रयोग करता है। हालांकि ये प्रयोग किस हद तक जा सकता है, इसकी एक झलक आपको तब नजर आएगी जब हम भारत में गाए जाने वाले कुछ प्रसंग आपके सामने रखेंगे। जॉन लिविएट हिमालयन जर्नल में अपने लेख में भारत को महाभारत का पहाड़ी वर्जन करार देते हैं। हिमालयन फोकलेयर ऑफ वेस्ट नेपाल के इंट्रोडक्शन में मार्क गैब्रियो भारत को एक प्रेरणादायी कथा बताते हैं। खैर, ये तो बात हो गई भारत गायन की परिभाषा की, लेकिन भारत गायन संस्कृत में लिखी गई महाभारत से कैसे अलग है वो भी जान लीजिए। महाभारत की जो भी कहानियां आपने सुनी हैं वो ज्यादातर संस्कृत में लिखी गई भारत से पता चलती हैं, लेकिन जब आप कुमाऊं की भारत सुनते हैं तो ये उनसे काफी अलग नजर आती है। और ये सिर्फ कुमाऊं की भारत के साथ नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में गाई जाने वाली भारत के साथ भी है। दूसरे राज्यों में गाई जाने वाली भारत के बारे में बात करने से पहले कुमाऊं की भारत की कुछ कहानियां जान लीजिए। जहां आम धारणा है कि महाभारत का युद्ध कौरवों के अहंकार की वजह से हुआ था, वहीं कुमाऊं की भारत में इसका एक अलग ही नजरिया है। त्रिलोचन पांडे कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि और तारादत्त गैरोला हिमालयन फोकलेयर में इसका जिक्र करते हैं। त्रिलोचन पांडे अपनी किताब में ऐसी ही एक कहानी का जिक्र करते हैं, जिसके मुताबिक कौरवों और पांडवों के राज्य के बीच में एक पेड़ था जिसमें मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। एक दिन भीम ने इस पेड़ में चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई और अर्जुन सीढ़ियों में चढ़कर शहद निकाल लाया। इसको देखकर 100 कौरव भाइयों ने अपनी सेना युद्ध के लिए सजा दी और इस तरह महाभारत युद्ध हो गया। दूसरी कहानी बताती है कि शैलीजेती नाम के स्थान पर कुंती अपने 5 पुत्रों यानी कि पांडवों के साथ रहती थी। पांडवों की एक बिल्ली थी जिसका नाम लखिमा था। लखिमा कौरवों के हस्तिनापुर में आया जाया करती थी।
एक दिन लखीमा की भिड़ंत कौरवों की मुर्गियों के साथ हो जाती है। इस भिड़ंत में लखीमा घायल हो जाती है और जब वो घर लौटती है तो उसे खून में लथपथ देखकर पांडवों का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है और इस तरह बिल्ली और मुर्गियों की लड़ाई की वजह से महाभारत का युद्ध छिड़ जाता है। भारत गायन की एक खासियत ये है कि इसमें महाभारत के सभी किरदार पहाड़ी निवासी नजर आते हैं। द्रौपदी गाय और भैंस संभालती है। यहाँ बुग्यालों में चरते पांडवों और कौरवों के पशुओं के झुंड है। जंगल में दोनों के पशु जब चरने जाते हैं तो अक्सर सांडों के बीच लड़ाई होने का जिक्र मिलता है। पांडवों और कौरवों के बीच कभी मछली पकड़ने के लिए तो कभी पशुओं को लेकर झगड़े होते रहते हैं। यानी कि भारत गायन में महाभारत पूरी पहाड़ी परिप्रेक्ष्य में हो जाती है और इस गायन में महाभारत का हर एक किस्सा कुमाऊं में घटित होता दिख जाता है। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि भारत गायन सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं है। त्रिलोचन पांडे अपनी किताब में बताते हैं कि भारत में पार्वती, गांधारी, कुंती तीनों को ही हिमपुत्री बताया गया है। भारत गायन में श्री कृष्ण भगवान और शिव को लेकर भी अलग अलग कहानियां हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कंस के खात्मे को लेकर भी भारत लगाई जाती है। लेकिन क्या ये सब कहानियां सच है? इसका जवाब देते हुए डॉक्टर त्रिलोचन पांडे लिखते हैं कि कई बार गायक अपनी कल्पना से भारत गायन में कई किस्से जोड़ देते हैं। एक जवाब ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये एक मौखिक गायन परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुई है और ट्रांसफर होने के प्रोसेस के दौरान बाजकियों ने अपने हिसाब से इसमें कई किस्से जोड़े। जॉन लिविएट कहते हैं कि महाभारत गायन कुमाऊं मंडल में एक अलिखित और मौखिक परंपरा गायन रही है। इस परंपरा को बाजकी समाज सदियों से मौखिक तौर पर गाता रहा है। ऐसे में ये कहना तो सही नहीं होगा कि भारत में पेश किए जाने वाला हर एक तथ्य सच है, लेकिन इतना जरूर है कि इसका संबंध सच्ची घटनाओं से किसी न किसी रूप से जरूर जुड़ा रहा है। नेपाल में खासकर पश्चिमी भाग में भारत लगाई जाती है। हालांकि ये भारत महाभारत के किरदारों से जुड़ी ना होकर ऐतिहासिक हो जाती है। ऐसे ही एक भारत का जिक्र महेश्वर जोशी अपने रिसर्च पेपर द भारता जागरा ऑफ मौला एलियस जिया रानी एज नरेटेड इन डोटी एंड उत्तराखंड में बताते हैं। महेश्वर जोशी बताते हैं कि जहां पर उत्तराखंड में जिया रानी का जागर लगाया जाता है, वहीं नेपाल में इसे भारत बुलाकर संबोधित किया जाता है। जोशी इस साझा विरासत का श्रेय कत्यूरी राजवंश को देते हैं। वो लिखते हैं कि जब हम 4वीं शताब्दी के तामपत्र और दूसरे सबूतों को देखते हैं तो पता चलता है कि कत्यूरी राजवंश में पश्चिमी नेपाल और उत्तराखंड एक ही राजवंश का हिस्सा थे और ये हिस्सेदारी कई सदियों तक रही। यही वजह है कि आज भी इन क्षेत्रों में कई विरासतें साझा है और इन्हीं में से एक है जिया रानी का भारत। नेपाल में लगने वाली भारत में वीर और वीरांगनाओं की गाथाएं पेश की जाती हैं। इन्हीं गाथाओं में से एक है जिया रानी यानी कि मौला की भारत। जहां नेपाल में मौला की भारत लगाई जाती है, वहीं उत्तराखंड में जिया रानी का जागर लगाया जाता है। अब जिया रानी का पूरा भारत या फिर जागर क्या है, वो जानने के लिए आप इस रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन मोटा मोटी दोनों ही गाथाओं में जिया रानी को कत्यूरी राजवंश की रानी के तौर पर पेश किया गया है। दोनों ही गाथाओं में बताया गया है कि उनकी कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति के लिए वे महल से दूर जप कर गर्भवती होने की कामना करती है। जहां नेपाल में भारत में बताया जाता है कि बाणघाट में तपस्या करते वक्त उसका एक सुनहरा बाल पानी में गिर जाता है और कुमाऊनी राजाओं के हाथ लग जाता है। वहीं उत्तराखंड के जागर में जिक्र आता है कि जिया रानी ने चित्रशिला पहुंचकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो गर्भवती हो जाए। उसने यहाँ पहुंचकर गोला नदी में स्नान किया और यहाँ से गुजरते 7 तुर्क भाइयों ने जिया रानी को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। तब 9 लाख कत्यूरी आए और जिया रानी को सुरक्षित अपने साथ ले गए। ये तो बात हो गई नेपाल के भारत की, लेकिन अब आपको बताते हैं देश के अलग अलग राज्यों में कैसी भारत लगाई जाती है। उत्तराखंड की तरह छत्तीसगढ़ में भी भारत लगाया जाता है। हालांकि यहाँ पर इसे पांडवाणी या फिर पांडव वाणी के नाम से जाना जाता है। पांडवाणी एक लोक गायन शैली है जिसका अर्थ होता है पांडव कथा। उत्तराखंड की तरह यहाँ पर भी पांडवाणी में महाभारत के किरदार शामिल होते हैं। जिस तरह भारत में गायन के साथ साथ संवाद भी शामिल होता है, ठीक उसी तरह पांडवाणी में भी संवाद बीच बीच में कहे जाते हैं। भारत की तरह पांडवाणी में भी कलाकार अपनी कल्पनाओं का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। पांडवानी गायक प्रभा यादव कहती हैं कि सभी पांडवानी गायक पांडवानी गाते हैं। इसका मूल कथा एक ही होती है, लेकिन इसकी प्रस्तुति सब अलग अलग ढंग से करते हैं। इसमें कई बार गायक अपनी कल्पना से संवाद जोड़ देते हैं। प्रभा कहती है कि गायक अपनी अपनी कल्पना से कथा दृश्य की रचना करते हैं। कुछ इसी तरह राजस्थान में भी ये होता है।
राजस्थान में इस गायन शैली को पंडून का कड़ा यानी कि पांडवों के दोहे बुलाया जाता है। इस लोक गायन शैली में भी गीत और संवाद शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम, जिन्हें जोगी या फिर मेऊ बुलाया जाता है, वो इसे गाते हैं। पंडून का कड़ा में मुख्य किरदार पांडव ही होते हैं। जैसे उत्तराखंड की भारत में महाभारत होने की अलग अलग वजहें गिनाई जाती है, कुछ उसी तरह पंडून के कड़ा में भी यही चीजें होती हैं। पंडून के कड़ा के एक गायन के मुताबिक गांधारी और कुंती दोनों ही सूर्यदेव की पूजा करती थी। एक दिन गांधारी ने दुर्योधन को मिट्टी का हाथी बनाने के लिए कहा ताकि वो उस पर चढ़कर सूर्यदेव की पूजा कर सके। दुर्योधन ने ऐसा ही किया। ये देखकर कुंती ने अर्जुन को ताने मारे और कहा कि तेरी मौसी यानी कि गांधारी ताने मार रही है कि तेरे सभी बेटे नाकाबिल हैं। इस पर अर्जुन ने इंद्र से ऐरावत हाथी मंगवाया और गांधारी उस पर बैठकर सूर्यदेव की पूजा करने लगी। जब पूजा खत्म हो गई तो भीम ने ऐरावत हाथी की सवारी करके मिट्टी से बने हाथी को कुचल दिया। इस पर गांधारी दुर्योधन को बोलती है कि मिट्टी के हाथी को भी तोड़ दिया। दुनिया हंसेगी अगर तुम ऐसे उत्पात मचाने वाले के भाई कहलाओगे। और तब से ही कौरवों और पांडवों के बीच टकराव शुरू हो गया। आप गुजरात जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको उत्तराखंड जैसी भारत सुनने को मिलेगी। यहाँ पर भील जाति के लोग भारत गाते हैं। इसे भीलों की भारत कहकर पुकारा जाता है। गुजरात के साबरकांठा जिले में रहने वाली डंकरी जनजातियों का ये लोकगीत है। भीलों की भारत में द्रौपदी को देवी के तौर पर पेश किया गया है और युधिष्ठिर उसके पैर छूकर उसकी पूजा करता है, लेकिन भीम ऐसा नहीं करता। फिर द्रौपदी भीम को पश्चाताप करने के लिए कहती है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात में गाई जाने वाली भारत में कुछ चीजें काफी ज्यादा समान है। एक तो ये कि इन भारत में मुख्य किरदारों में भीम का नाम सबसे आगे है। दूसरा, सभी जगहों की भारत में गायन अपनी कल्पनाओं से शब्द और संवाद जोड़ते हैं। तीसरा, इन्हें लंबी रातों और घंटों घंटों तक गाया जाता है और काफी हद तक आज भी गाया जा रहा है। चौथा, जिस क्षेत्र में भारत गाई जा रही है उस क्षेत्र के स्थानों को भी गायन में जगह मिलती है। और पांचवा, ये भारत है तो महाभारत से प्रेरित, लेकिन इसमें महाभारत से जुड़े किस्से और कहानियां संस्कृत में लिखी गई महाभारत से काफी ज्यादा अलग हैं। अब जब हमने भारत को जान लिया है तो क्या ये गायन सिर्फ कपोल कल्पना है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है? इस सवाल का जवाब निष्कर्ष में जानते हैं। उत्तराखंड में गाई जाने वाली भारत देश और दूसरे राज्यों में गाई जाने वाली पांडव वार्ता से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। हमने इस रिपोर्ट में उत्तराखंड के अलावा 3 ही राज्यों का जिक्र किया है। संभव है अन्य राज्यों में भी कोई ऐसी विधा हो। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में पांडव वार्ता उत्तराखंड से प्रेरित है? तो इसका जवाब ना ही होगा। ना इसलिए क्योंकि इसका कोई साक्ष्य ही नहीं है, और ना इसलिए भी क्योंकि पांडव वार्ता को इन समाजों ने अपने अपने हिसाब से पेश किया है। यहाँ ये बात याद रखनी जरूरी है कि महाभारत एक मौखिक परंपरा की गाथा है। इसे कागजों में काफी बाद में उतारा गया। ऐसे में संभव है कि महाभारत को कुछ समाजों ने अपने अपने नजरिए से देखा और उसे पेश किया। और जैसा होता ही है कि जब ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती है तो गाने वाले इसमें अपनी कल्पना और कथानक भी जोड़ देते हैं, और इसी तरह पांडव गाथा के कई वर्जन तैयार हो गए। इसके बावजूद इन्हें पूरी तरीके से कोर कल्पना कहना भी बेमानी होगी। ये भले ही कल्पनाओं से उपजे गीत होंगे, लेकिन सच्चाई का इनसे वास्ता जरूर रहा होगा। आप इन भारत को लेकर भले ही जो सोच रखें, लेकिन ये इन समाजों के लोग की मूल्य धरोहर है और इनका संरक्षण होना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड में तो भारत ना के बराबर ही सुनाई देती है। राजस्थान और गुजरात की भील जाति के बीच भी ये गायन अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ थोड़ा बेहतर स्थिति में है। यहाँ पांडवानी के कई फेमस गायक हैं। तेजन बाई को तो पद्म भूषण तक मिल चुका है, लेकिन सरकारों के लिए जरूरी है कि वो इन लोक गाथाओं का संरक्षण करने का प्रयास करें, क्योंकि लोक गाथाएं बची रहेंगी तभी हमारे लोग भी बचे रहेंगे। इसी तरह तेरे पहाड़ मेरे पहाड़ के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें और इसके साथ ही इस एपिसोड को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।